हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। आज जो है हम एसएससी सीजीएल 2020 का 24 अगस्त का शिफ्ट 2 वो करने वाले हैं, जिसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन में शिफ्ट का करने वाले हैं, जो 25 क्वेश्चन है। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लास मैंने लिया है, उसका जो है लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी तक 19 क्लास हो चुके हैं। अब 2 क्लास सिर्फ बाकी है। 2 शिफ्ट के बाद ये पूरा शिफ्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और क्या है कि जो 100 कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, उसका भी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां भी जाके उसको भी देख सकते हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कह रहा है कि प्रथम 10 घनात्मक मतलब पॉजिटिव, विषम मतलब ऑड नंबर के औसत तथा प्रथम 15 घनात्मक सम संख्या मतलब इवन नंबर के औसत का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप एक चीज जानते हो कि प्रथम जब 10 घनात्मक या वो कहता है, जैसे ऑड नंबर की बात करेगा तो वो होता है n स्क्वायर, और इवन नंबर क्या होता है बताइए, n इंटू एन माइनस 1। ठीक है। तो आप बताइए क्या बोला, विषम तो कितने 10, तो टोटल 10 कितने हो जाएंगे, तो n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और औसत मतलब क्या होता है, एवरेज। तो टोटल कितने संख्या बोल रहा है 10, तो इसको 10 से भाग भी देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोला है ना, मल्टीप्लाई करना है किससे, तो प्रथम 15 बोला है इवन नंबर, तो 15 इसमें इवन नंबर बोला, n की जगह 15 डालना पड़ेगा। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने नंबर हम कहां तक उसको देखना चाह रहे हैं। तो आपको बोला है कि ये सम संख्या 15, तो n की जगह 15 पुट करो, तो 15 n इंटू एन प्लस 1 होता है, सॉरी हाँ 15 प्लस 1 अब बटे कितने संख्या है, तो 15। अब इसका आपको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है। आप जान रहे हो इसको काटना पड़ेगा, 10 से गया 10, 15 से 15, तो 15 एक 16 दही 160, तो ये हो गया। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखना कि ऑड नंबर जो होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, और फर्स्ट n पहले n इवन नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग में बेचता है। अंकित मूल्य के 4/5वें भाग, समझ गए, और उससे 3.1/3% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। तो पहले जो पहला लाइन बोला है, तो आप यहां देखिए, पहले हम लिख लेते हैं सीपी क्रय मूल्य, एमपी और एसपी। एमपी मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, और एसपी मतलब होता है जितना हम बेचे हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। आपको क्या बोला कि अंकित मूल्य के 4/5वें भाग में बेचता है, तो 4/5वां का अर्थ क्या होता है बताओ, मतलब ये अगर 5 है तो इसके 4/5वां भाग क्या हो जाएगा, 4। यही होता है ना कि 5 में से 4वां भाग में बेचता है, तो 5 एमपी हो गया, तो 4 उसमें एसपी हो जाएगा, 4 में बेच दिया। अब हम देखते हैं उसके हिसाब से, सीपी के हिसाब से, को यहाँ दिया हुआ है, तो 3 तिया 9 1 10/3% बोल रहा है ना, तो 10/3% मतलब कितना होता है, अब देख लो 10/300, 0 से 0 गया तो 1/30 आ गया। तो बोल रहा है कि वो जब बेचता है तो उससे इतना परसेंट की हानि होती है, मतलब 1/30वें भाग की हानि होती है। तो हानि किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे। मतलब कहना है कि अगर 30 रुपए उसका क्रय मूल्य होता तो उस पे इसको हानि कितने का होता है, 1 का। तो हानि अगर 1 का होता 30 पे, तो कितने में बिकता सामान, तो 29। सही है ना। अब देखो, अब इन रेशियोज को बराबर करना आपको आता होगा, तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 29 है, तो एसपी यहाँ दोनों जगह है, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 29 से, और नीचे वाले को किससे कर देंगे, यहाँ बताओ इंटू 4 से। तो बताओ अब दोनों एसपी बराबर हो गए ना। ठीक है। तो अब देखिए 30 को 4 से करेंगे तो 120 रेशियो। अब देखो 5 से करेंगे 29 को, तो 5 × 10 145, क्लियर हो गया। और इसको जब करोगे तो 58 दूनी 29 दूना 58 दूना 116, ये आ गया। तो आपको सीपी एमपी और एसपी तीनों का रेशियो आ गया। अब बोला क्या है देखिए, कह रहा वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य तो हमारा यही है 145। अगर 120 का सामान, मतलब सामान 120 में आया तो उसको 145 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का, 120 से 45 मतलब 25 का, कितने पे, 120 पे इंटू 100, हमको परसेंटेज लाभ मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, तो 20 छक 20 25, 125/6, तो 6 दूना 12
और 5 है तो लगभग 21% के आसपास आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इसको डिवाइड करके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। 6 दूना 12 नहीं लगेगा 0 पॉइंट, तो 50, 6 8 48, तो 20.8 का अर्थ कितना हो जाएगा लगभग में 21 ही, इसलिए 21 ले लिए। अब देखते हैं आगे। 20 आंसर नहीं होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, देखो कह रहा है कि दोनों वर्षों में यू की कुल बिक्री, यू कहाँ है भाई, ये ब्लू 17 से है और ऑरेंज कलर से 18 दिखाया, तो यू की टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी बताओ, 180। यही हो रहा है 80 और 180, ठीक है। कि कुल बिक्री 2017 और 18 में शाखा क्यू और आर की संयुक्त बिक्री का कितना परसेंट है। 17 और 18 में क्यू और आर, तो बताओ 17 और 18 में क्यू और आर की संयुक्त बिक्री। 2017 कौन सा था भाई, क्यू और आर, क्यू ये है, आर ये है, आप इसका टोटल जोड़ दीजिए। 85 दूनी 170 और यहां से आ जाएगा 13 10 23, 235 हो जाएगा ना, 130 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 235 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 7 10 40, 405, 405 ये आ गया क्यू प्लस आर। अब यही पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, तो 180 बटे 405 इंटू 100, समझ गए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अब देख लोगे कितना आंसर आ रहा है। तो कटेगा, सीधे भाग लगा देते हैं 18,000 में 405 से, कितनी बार लगेगा, 4 बार में। तो 4 पचे 20, 4 चौक 16, तो 620 मतलब 380, 3800 आ गया। अब कितना बार में, तो 9 बार में, ठीक है। तो 9 बार में, सॉरी 4 बार में लग रहा है ना, एक बार यहाँ देखना पड़ेगा। 620 सॉरी यहाँ 180 ही होगा, ठीक है। 1800 लगेगा तो आपको 4 बार में ही लगेगा, तो 44 ही आंसर होगा, ओके 44.44। यहाँ घटाएंगे तो 180 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णत मतलब समझते हो, ये है कि चौका मतलब कह रहे हैं कि सॉरी स्क्वायर है ये, ठीक है, वर्गाकार मैदान है, तो उसके विकर्ण को जो है वो पार करता है, ठीक है, विकर्ण को पार करता है, तो 5 मिनट में उसे पार कर देता है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, ये विकर्ण पहले इसकी लंबाई देखेंगे, तो विकर्ण की लंबाई मतलब डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ये होता है वो चीज, तो डायगोनल बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू टाइम कितना है 5 मिनट। अब अच्छे समझिएगा, 3 को हम 5/18 से कर दें तो मीटर पर सेकंड में निकल आया ना, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में बोला आंसर लाने के लिए, इसको मीटर में लाना पड़ेगा, और ये भी 5 मिनट था तो इसको भी सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5 इंटू 60, तो इतना मीटर हो जाएगा इसका विकर्ण, ठीक है। तो 3 6 18, 6 से 10, तो 5 25 250। तो ये पता चल गया मुझे कि विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी है, 250, क्लियर। तो आपको पूछ रहा है एरिया कितना होगा, आप मुझे बताओ कि ये होता है ए, ये होता है ए, और ये होता है आपका √2a। आपको बता दिया कि √2a बराबर होता है 250। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, क्योंकि एरिया मुझे चाहिए ए स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर बराबर 250 इंटू 250, सही है ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से काट दो, इसको काटेंगे तो 2 से 50 बार में कटेगा, और जब इसको करेंगे तो 31,250 आंसर आएगा, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट है कि आपको वैल्यू पुट करना है, अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। sin 60 कितना होता है, √3/2, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। cos 30 कितना होता है, cos 30 भी sin 60 के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 3/4, माइनस sin 45 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 माइनस 3, sin 90 कितना होता है 1, तो यही हो जाएगा। अब देखो 3/4 और 3/4, तो 3 3 6/4, देख रहे हो, तो 6/4 मतलब 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3, तो 3 में से 1 गया, तो 2/2 1, 1 माइनस 3 आ गया, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा -2। इस दोनों को निकाले तो 3 में से 1 गया, 2/2 आ गया, तो 1 आ गया, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ये देखिए क्या कह रहा है कि sin² थीटा
टू साइन थीटा माइनस 1, ये इक्वेशन दिया गया है। यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा निकालोगे। तो आप अच्छे से देख रहे हो कि अगर इसको इधर लाते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो यह क्या हो जा रहा है, साइन थीटा माइनस 1 का ये स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये 0 हो जाएगा 0 के बराबर, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 के बराबर ही तो 1 होता है। ओके, तो थीटा आ गया 90 डिग्री, तो आप यहाँ बस पुट कर दो 1 प्लस, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक मतलब 1 साइन होता है, साइन थीटा का 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 90 0, तो 1 1 2 अब बाई 1, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखना क्या कह रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था वो मैंने पहले भी आपको करा रखा है, तो उस हिसाब से ये बनेगा। मैंने इससे जस्ट पहले जो क्लास लिए हैं हम, उसमें इंस्टॉलमेंट की बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उसको मैं आपको समझा रखा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अतुल 12,000 की राशि उधार लेता है, 12,000 की रुपया वो क्या करता है, उधार लेता है, और पहले वर्ष के अंत में, मतलब देखो यहाँ पे 12,000 रुपए लिया, ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो वो दे रहा है 4800 का दे रहा है, और दूसरे वर्ष के अंत में वो कितना दे रहा है 9240। क्लियर, तो भुगतान करने से चुकाने के लिए तैयार होता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करें, तो आपको ब्याज दर पता करना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा, ये ध्यान देना। तो देखिए ये मेरा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया। आपको मैंने बताया था कि आप क्या करो कि टोटल पहले ब्याज निकालो। हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना, कि हम मान लेते हैं रेट R रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, रेट अगर R रहा होगा, टोटल ब्याज कितना निकलेगा, सॉरी अमाउंट निकालना है आपको, सॉरी अमाउंट कितना निकलेगा, तो आप जानते हो 12,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 का, तो कितने साल के लिए निकाला है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल के लिए, तो 2 पावर 2 बराबर। आपको पता होगा मैंने क्या बोला था, पहले I2 लास्ट से देखते हैं, तो I2 रख लेंगे तो 9240 प्लस, अब क्या करेंगे I1 को यहां लेके आएंगे। ठीक, हम मान लेंगे कि 4800 वो नहीं दिया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4800 का एक्स्ट्रा ब्याज उससे पे करना पड़ेगा, तो वही 4800 का एक साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, तो R%, लेकिन टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100, यही करना है। यही अगर यहाँ पे कुछ होता तो 1 2 करते तो इसके पावर 2 करते। क्लियर हो गया, बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए, आपका R आ जाएगा। समझ गए, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 गया, 12 से तो कट जाएगा, 12 से 100 बार में, 12 से बरसते 84, बरसते 84 और बरचौक 48, 40 हो गया। अब क्या कर लो, एक बात मैं कह रहा हूं, इसको इस टोटल को 1 प्लस R बाय 100 को x मान लेते हैं, यहाँ भी x हो जाएगा। तो आप बताओ क्या इक्वेशन बन गया, 100x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 40x और माइनस 77 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो x आ जाएगा। क्लियर, इसको जब सॉल्व करोगे 77 इंटू 100, तो 11 इंटू 7 77 और 2 इंटू 2 इंटू 5 बचे 25 चौक 100। हाँ, ये बन गया, ये फैक्टराइज हो गया 100 इंटू 77 का। अब इसको किसी भी तरह से करो कि आपका आ जाए। देखो यहाँ से 7 दूना 14 बचे 70 और 5 दूनी 10 इंटू 11 110 और 70। ठीक है, यही बन के आएगा 11 ये 77 का। ठीक है, तो अब 110 और 70 और इसका डिफरेंस 40 के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो 100x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 70x माइनस 77 बराबर 0। यहाँ से बताओ जब सॉल्व करेंगे तो 10x बाहर आ जाएगा, तो 10x माइनस 11 प्लस यहाँ दोनों में कॉमन क्या आएगा 7, तो 10x माइनस 11। तो आप जब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझे ही बताओ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 10x प्लस 7 और 10x माइनस 11 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाए, x मेरा क्या वैल्यू आ रहा है 11/10 और यहाँ से क्या आ रहा है माइनस 7/10, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा माइनस में, तो 11/10 आ गया। मतलब क्या कि 1 प्लस R बाय 100 मेरा 11/10 आ गया है। तो अब आराम से देख सकते हो, ये एक इधर लेके आओ, माइनस 1 हो जाएगा, तो R बाय 100 क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 10/10। तो नीचे इधर 0 है तो यहाँ भी 0 कर दो, सॉरी 10 किया तो 1/10 आएगा ना, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो R कितना आ गया आपका 10%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको कुछ भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर मुझे नीचे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आप दोबारा बता देना, ठीक है। ये देखते हैं अब क्या बोल रहा है। 18 पुरुष और किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कोई कार्य जिसको 18 पुरुष मिलकर काम पूरा कर सकते हैं 14 दिनों में, और पुरुष का भी कुछ एफिशिएंसी रहा होगा, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ठीक है। अब बोल रहा है 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है। यहां पे मेन पकड़ना है। हम मान लेते हैं महिला को M और पुरुष को मान लेते हैं P, ठीक है। तो 3 महिला तो 3M किसके बराबर है, 2 पुरुष के बराबर, तो 2P। तो दोनों बराबर कार्य कर रहे हैं तो 3M बराबर 2, तो M/P कितना हो जाएगा ये मुझे बता दो, 2/3। समझ गए। तो एफिशिएंसी आपको आ गया महिला और पुरुष का, तो 2 महिला का हो गया, पुरुष का 3 हो गया। अब टोटल वर्क बताओ क्या होता है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम आपको पता है यहां से निकलेगा। टोटल आदमी कितने लगे हुए थे, 18 पुरुष, तो 18 इंटू 18 थे, एक आदमी का, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 18 पुरुष का एफिशिएंसी 18 इंटू 3 इंटू यहाँ क्या है, कितने दिनों में पूरा करते हैं, ये टाइम लिखना पड़ेगा 14। अब देखो 18 दिया 54 इंटू 14, तो 14 चौक 56 के 6 बाकी 5, 14 25 70 5 75, तो 756 टोटल यूनिट ऑफ काम हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 5 पुरुष 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। अब काम चालू हो गया, कितना, 5 पुरुष प्लस 6 महिला, तो बताओ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 5 इंटू पुरुष को 3 और 6 महिला मतलब 2, 5 से 15 प्लस 6 दूना 12, 15 12 27 हो गया। क्लियर। अब देखो यहां से, ठीक है। अब बोल रहा है ये लोग कार्य करते हैं, कितने दिनों तक कार्य करते हैं, यहां देखो बोल रहा है 4 दिनों तक ये लोग मिलके कार्य करते हैं। अब बताओ ये एफिशिएंसी हो गया, टाइम 4 हो गया, तो वर्क कितना कंप्लीट कर दिए होंगे 4 दिनों में, 27 में 54 दूना 108। अब क्या हुआ, इसके बाद समूह में 3 और पुरुष आ जाते हैं, मतलब 8 पुरुष प्लस ऑलरेडी 6 महिला थी पहले से, तो 6M, तो 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू M, M कहाँ है भाई, महिला कितनी थी 2, महिला का पिछले 2 था, तो 8 24 प्लस 6 दूना 12 36 हो गया। समझ गए। तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब आपको देखना है कि अब बोल रहा है कि कार्य कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब जो बचा हुआ कार्य है ये लोग मिलकर कर रहे हैं, इसका एफिशिएंसी तो आ गया, बट टाइम नहीं आ रहा है कि टाइम नहीं दिया हुआ है कितने दिनों में क्या होगा। तो अब बताओ 108 काम तो यही लोग मिलकर पहले हाफ में कर दिया है, दूसरे में बचा हुआ काम कंप्लीट होगा, तो वर्क कितना हो गया बताओ, बचा हुआ वर्क, तो इसमें 108 घटाओगे तो आपको बच जाएगा 648 ना, हाँ ठीक है, 56 में से 8 गया 48, 7 में से गया 648 काम बच गया, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, तो आप जानते हो टाइम बराबर क्या था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 648 बटे 36, तो ये कितनी बार में लगेगा, 36 इकाई 36 और 36 18 बार में, ठीक है। तो ये 18 दिनों में कंप्लीट होगा। अब आपको बोला क्या, देखिए कार्य कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा, टोटल दिन कितना लगा है, तो 4 दिन ऑलरेडी पहले लगा था और अब लग रहा है 18 दिन, उसके बाद 18 4 22, ये नहीं कि 18 आया आंसर और मार के निकल गए, बस गलत हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि वृत्त केंद्र O वाले वृत्त में AB जीवा है, जीवा मतलब होता है कॉर्ड जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो पहले आप एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें एक AB बना देते हैं, A और B, और इसमें सेंटर जो है वो क्या है O। तो कह रहा है बिंदु AB पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्श पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये और यहाँ करोगे तो वो जाके यहाँ पे P पे मिलती है। अब बोला यदि OP बराबर 2OA है तो OP इसको आप मिला दो और इसको आप मिला दो, सॉरी यहाँ मिला दो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया है। तो आपको बोल रहा है OP जो है 2OA के बराबर है। अब आप समझना, अभी आप भूल जाना कि AB जीवा की लंबाई क्या दी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना अच्छे से ध्यान से, ये अगर 1 है, ठीक है, तो OP टोटल कितना हो जाएगा 2, यही ना कहने का मतलब है। देखो वहां पे क्या बोल रहा है कि OP जो है OA का 2 गुना है। क्लियर, ठीक। देखिए ये होता है कितना 90 डिग्री, जब कोई स्पर्श रेखा टच करती है उसको रेडियस मतलब सेंटर से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है। अब अगर हाइपोटेनस इस हिसाब से हाइपोटेनस हो गया और ये 1 हो गया, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, AP कितना हो जाएगा आप बताओ। तो आप बोलोगे सर AP हो जाएगा आपका
2 दूना 4 में से 1 गया √3। क्लियर? अब अच्छे से आप क्या आपको ये चीज पता है? ऐसे करके देखो, ये ए बी और ये रहा सी, ठीक है। तो इसकी ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है? ए बी बाय सी। तो यहाँ बताओ ये तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? जब ओपी को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब बताओ ये मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, तो बताओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा अपने हिसाब से? अभी भूल गए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो ए डी बराबर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सॉरी बेस होता है दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये दोनों है 1 और √3, तो 1 × √3। अब बटा हाइपोटेनस कर देते हैं। हाइपोटेनस कितना है? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, बराबर। तो एडी आपका दिया हुआ कितना था ये बताइए? ये आपको दिया हुआ था 10। कितना दिया हुआ था? 10। सही है। तो आपको पूछ रहा है कि एपी की लंबाई, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। एक मिनट। तो ये एक तरह से तो x ही है ना, ठीक है। अब यहां से देख लेंगे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। एक मिनट, इसको अगर x मान ले, इसको भी x मान ले, इसको भी x मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे इतना x बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे कि x बराबर क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 बटे √3, ठीक है। ये कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट, ये वाला होता है ए बी बाई सी होता है, सही है। √3, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया √3, सही है। एक मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो था आपको, एक मिनट, हाँ तो देखिए ये गलती कर रहे थे क्योंकि टोटल ए बी कितना है? 10 है ना, तो ये ए डी तो 5 ही होगा ना। एक मिनट, हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ गलत कर रहे थे, ये 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√3, सही है ना। x इतना नहीं है, x बराबर आ जाएगा 10√3। तो आपको बोला है एपी पूछ रहा है, तो एपी कितना? √3x है, तो एपी √3 इंटू रूट, ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मैंने यहाँ फिर से गलत कर दिया है। देखो यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से बताओ x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 10 बटे √3, यही आएगा ना। हाँ सही है। अब आप बताइए एपी बराबर क्या दिया हुआ है आपको? √3x, तो √3 इंटू एक्स को कर दो तो x बराबर 10√3, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना? आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा था। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थान ए से कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलनी शुरू करती है। मतलब देखो यहाँ पे ए है और ये मान लो यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, दोनों के बीच में कितना है? 45। तो बोला जब ए चालू कर रहा है उसी समय ये भी चालू करती है। यदि वे समान दिशा में चलते हैं, इसी दिशा में चलते हैं, तो 4.5 घंटे लगते हैं। कितना घंटा लगता है? 4.5 घंटा, ठीक है। अब देखो आगे बोला, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 27 मिनट लगता है। तो चलने वाली कार की चाल इतना में बतावे। तो तेज चलने वाली वो कार की चाल बतावे कि कितना होगा। क्लियर? अब दोनों क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। एक बार क्या हो रहा है? 45 में दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो मतलब क्या? 45 बटे, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए माइनस बी बराबर, ध्यान से, ए माइनस बी बराबर, अब क्या हो जाएगा बताओ? टाइम कितना लग रहा है? 4.5 घंटे, 4.5 लग रहे हैं ना। तो 4.5 का अर्थ कितना होता है? 4, 4.5 का अर्थ होता है 4, इतना 1/2, तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटेंगे 5 को, तो यहां से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? a माइनस बी बराबर 5 दूनी 10, सही है। अब दोबारा देखो, दूसरी कंडीशन है, पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन। अब बोल रहा है अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो जल्दी मिलेंगे, इसलिए 27 मिनट में वो मिल जा रहा है। ओके, तो a प्लस बी, चूंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड घटता है और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जुड़ जाता है, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना आ जा रहा है? 27, लेकिन हमको किस में देखना है? आवर में। तो 27 को किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से। अब करो, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 60, 3 से 20। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना आ गया भैया? 100 आ गया ना। तो आप बताओ कि दोनों जोड़ेंगे, हमको a और b निकालना, उसमें जो तेज होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 110।
तो a बराबर कितना हो जाएगा 55। सही है ना। जब a पता चल गया तो b बराबर क्या हो जाएगा 45। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 55 ना कि 45, क्योंकि तेज चलने वाले की रफ्तार पूछा गया है। या देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल PQR में PQ और QR पर क्रमशः M और N है और यह त्रिभुज Q पे समकोण बनाती है। बाद में जाके बोल रहा है, तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ऐसे बना दिए, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, PQR क्लियर। अब देखिए कह रहा है PQ और QR पे, PQ पे M है और QR पे N है। अब इसको P को N से मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और एक बार M और N को भी मिला ही दीजिए। मिला दिए। आपको क्या बोला कि PN 9 है। हाँ, PN देखिएगा 9 है, ये 9 है, समझ गए। और MR जो है 7 है और MN जो है 3 है। तो आपसे पूछा है PR कितना होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, PR बराबर होता है रूट अंडर क्या चीज, PN का होल स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर माइनस MN का स्क्वायर। बस अब आप इसको पुट कर दो। PN कितना है भाई 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 में 81, 49 माइनस 9। देखो 81 और 49 कितना हो जाएगा 130 में से 9 गया कितना हो जाएगा 121। क्या आ जाएगा आंसर 11। आंसर कहाँ हो गया यहाँ। इसको याद रखना इस फॉर्मूले को, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आ चुका है सेक्टरों में। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए अब क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और DEF में ये साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा सत्य है। तो प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स में जब साइड्स प्रोपोर्शनल, किसी भी टाइम जब साइड्स तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वो एकदम एग्जैक्ट सामने होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे बोलो AB बोला है और यहाँ पे DF बोला है, तो एक बार मान लेते हैं, दोनों को देखते हैं। AB यहाँ है तो DF आपका देखिए इधर है, दूर दूर में है। AB पास में है, यहाँ क्या है दोनों अलग अलग, मतलब बीच में एक E आ रहा है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो AB बोला है DF बोला है, तो हाँ ये सही है। आगे चेक करते हैं अगला वाला, BC और DE बोला है, तो BC कहाँ है, BC यहाँ है और DE यहाँ, ये भी सही है। अब बोला कि AC और EF बगल में होना चाहिए, AC और EF आ गए ना, तो ये आपका सही आंसर है। आपको एक और चेक कर देते हैं, AB बोला, यहाँ AB है और नीचे बोला DF, देखो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, दूर दूर में हो गया। तो जो जैसे सामने हो, लास्ट का 2 है तो वहां भी लास्ट का 2 ही होना था। आगे भी चेक कर सकते हो, यहाँ AB बोला है और वहां पर DF बोला, ये भी नहीं होगा, दूर दूर में हो रहा है। समझ गए, AB नजदीक है लेकिन DF दूर में है, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 2, ठीक, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसके वर्टेक्स भी मतलब उसी तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे 40% अधिक सिक्के हैं। तो चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना % कम है। तो कुल मिला के बोल रहा है आपको तीनों का रेशियो बताइए। हम लिख लेते हैं अविनाश, ठीक है, और कौन है गौरव, और है आपका चेतन। देखिए अब क्या कह रहा है, गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है। तो अगर समझिएगा, अगर गौरव के पास 5 है तो अविनाश कितने होंगे 4, क्योंकि 20% का 1/5 उससे कम है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। 40% अधिक मतलब 2/5 अधिक होना चाहिए। तो अगर चेतन को हम 5 मानते हैं तो 5 का 2/5 40% कितना हो जाएगा 2, तो गौरव के पास उससे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 7। समझ गए। आप कैसे भी करके दोनों को बराबर कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो ऊपर वाले को 7 से करना पड़ेगा और नीचे वाले को किससे करना पड़ेगा भाई 5 से, सही है ना। अब देखिए 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 5 25। अब जो बोला है आराम से निकल आएगा। देखिए क्या बोला है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों से कितना % कम है। चेतन के पास 25 है, ठीक है, और अविनाश के पास 28 है, तो बोल रहा है ये इससे कितना कम है। तो 28 से 25 कितना कम होता है 3, और तुलना किससे किया अविनाश से, तो 28 × 100, ठीक है। अब देखो तो 100 300 अब भागे 28 कर दो, तो 28 इकाई 28
तो 20 आ गया, नहीं लगेगा 0 बार में लगाओगे और फिर पॉइंट करके 7 बार में लगाओगे, 7 21 होता है, 7 56 आ जाएगा इतना बार में। तो 10 करके देख लो, 7 56 6 बाकी 5 7 14 5 19 हो जा रहा है, ठीक है। तो 7 बार में लगेगा, ना कि 6 बार में, ना ही 5 बार में, ये दोनों तो होगा ही नहीं। 10.7 ही आपका आंसर होगा, समझ गए ना। इस तरह से रेशियो निकालने आना चाहिए आपको, ऊपर नीचे लिख लो, जो दोनों जगह दिखे उसको बस बराबर कर लो। जैसे ऊपर में 5 था तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए टोटल को, रेशियो को, और नीचे को 5 से कर दिए, समझ गए। अब देखते हैं ये वाला, ये तो बस क्या करना है, देखिए ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, बस स्क्वायर करना है। देखिए इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, एक्स इंटू 2 बाय एक्स बराबर 15 15 ही 225, मतलब इसका स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, एक्स से एक्स कर दिया, 2 दूना 4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 225, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा 229, तो आंसर होगा 229। आसान था। चलिए देखते हैं 12वां। तो कह रहा है अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात इतना है, मतलब ये अभी वर्तमान का है 19-17। यदि समझिएगा, यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि होती है तो उसके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है। तो बाद में इतना होता है वृद्धि होने के बाद, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अनिल और यहाँ लिख देते हैं कुमुद, ओके ठीक है। अनिल और कुमुद लिख दिए। अब देखिए पहले ये कितना था, मैंने बाद में कितना हो जाता है 8:7, जो बाद वाला होता है उसको ऊपर लिख लो और नीचे क्या लिख लो, जो पहले उसका रेशियो था 19 और 17, ये रेशियो था, ठीक है। अब बताओ, बात इसलिए लिखे कि बाद में पहले वाले को घटाएंगे तो हमको दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, बाद वाला बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा है, इसलिए बाद वाले को पहले लिखे हैं। तो पहले जो अनिल और कुमुद के वेतन में कितना हुआ, 2000 का आया है, तो अनिल में पहले जितना था, सॉरी बाद में जितना है और पहले जितना था, दोनों घटाएंगे 2000 आना चाहिए, क्योंकि 2000 बढ़ाया गया है और यहाँ 1000 हो जाएगा, ऐसे लिखने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। आप देखिए कैसे सॉल्व करना है वो देखना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, देखो तो 80 17 56 136 हो गया और 19 इंटू 7 133 हो जाता है, ठीक है। जब दोनों मल्टीप्लाई किए तो 8 इंटू 17 136 और 19 इंटू 7 133, डिफरेंस कितना है ये बताओ, तो 3, अब 3 ले लिए, ठीक है। अब देखो, अब फिर यहां से इसको करो, यहां से इसको करो, दोनों को डिफरेंस करो, तो यहां से हो जाएगा 19,000, 17 34,000, अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15,000, समझ गए। तो एक का मतलब कितना, 3 का मतलब 15,000, तो एक का मतलब 5,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से। अब बताइए, पूछा कि कुमुद का वर्तमान पूछा है, ये कौन सा था, बाद वाला, ठीक है, और ये था वर्तमान नीचे वाला था, तो कुमुद का इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो ये जो आज 5,000 आया है ना, ये जो 5,000 आया ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 इंटू 5,000 कर दो, एक का वैल्यू 5,000 तो 7 का वैल्यू 35,000। अच्छा बताओ कि कुमुद का बाद में बाद में वेतन कैसे हुआ, 1000 बढ़ने के बाद, तो इसमें से 1000 घटाएंगे तो पहले वाला आ जाएगा, तो 35,000 में से 1000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34,000। आंसर क्या हो जाएगा आपका 34,000। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यही बाद वाला है, पहले वाला है, 7 इंटू 5 करके 35,000 निकाल चल दें, ऐसा नहीं करना, समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन और भी पहली बार हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है, आप समझो मेरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है ये सारा जो है ABCD 5 विभाग है में कर्मचारियों के वितरण दर्शाते हैं, 5 विभाग में कार्यरत कर्मचारी कितने कितने हैं, तो कर्मचारी टोटल कितना संख्या है 9,000। अब इसको जो दर्शाया गया इस पाई चार्ट में, सर्कुलर पाई चार्ट दर्शाया गया, और वहां पे क्या बताया गया एंगल के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ 64.2 एंगल है, 73.8 एंगल है, 72 57 93, समझ गए। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको जो क्वेश्चन बोला है वो देखो, क्या बोला है, यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है, कोई बात नहीं, तो ए वाला ये है, समझ गए, ठीक है। और अब आप पहले क्या करते, 64.2 डिग्री है, 64.2 डिग्री का आप निकालते, देखो अगर निकालना होता वो मैं बता रहा हूँ, तो x बराबर क्या होता है, टोटल कितना है 9,000 और ए का कितना डिग्री है 64.2 डिग्री, बटे टोटल कितना डिग्री है 360। ये जब सॉल्व करते तो आपको x आ जाता कितना होगा, बट ये नहीं करने वाले, बताते हैं क्या करने वाले। विभाग सी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, सी और ई कहाँ है,
ये 72 और 93। आप बताओ कि ए में कितना था, 64.2 डिग्री, और यही x के बराबर है। ठीक है, डिग्री सिर्फ देखना। और मैं कह रहा हूं कि c प्लस ई बराबर y है, और c और e जोड़ के कितना हो जाएगा बताओ, 72 और 93, 3 2 5 9 7 16, 165 डिग्री। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। ठीक है, हमको x और y आ गया, x आगे 64.2, y आ गया इतना। तो आपको बोला इसका मान बताइए y माइनस 2x का, तो y माइनस 2x कितना हो जाएगा बताओ, y माइनस 2x। तो आप कहोगे सर 165 माइनस, इसको डबल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, सो घटाओ तो 10 में से 4 गया 6, 4 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, सही किया है ना। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 4 बच गया, 14 में से 8 गया 6, तो बच गया 5, मतलब 3। ठीक है, तो 36.6 डिग्री का आपको आंसर निकालना है। आखिर एग्जैक्ट ये है कितना, तो 9000 का 36.6 अब बटे टोटल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, सही है ना। तो चूंकि 36.6 डिग्री का निकालना था, आखिर वो कितना एग्जैक्ट कवर कर रहा है, तो वो मैंने निकाल लिया। तो इसको जब काटोगे तो 0 से 0 गया, 9 से ये कटेगा 100 बार में, 9 चौक 36, ये उड़ा दो नीचे 0, फिर एक 0 चला जाएगा। 4 से ये लगेगा क्या, तो ये 3660 हो गया। ठीक है, एक तरह से 0 हटाओ तो 3660, 4 से करो तो 4 अठे नहीं, 4 नमा 36, अब 15 चौक 60, तो 915 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले x निकालेंगे जैसे यहाँ मैंने बताया, फिर वो क्या करेंगे c प्लस 165 डिग्री के निकालेंगे, फिर दोनों घटाएंगे। मेरा कहना है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, y डिग्री पता है, डिग्री से ही कंपेयर हो रहा है, तो डिग्री में से 2x करके घटा दो, तो उससे आपका ये आ जाएगा, वहां से आप उसको निकाल लोगे। समझ गए। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संगठन CDE में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, पुरुष रेड से हैं, C, D, E और E, तो C में कितने हैं और D में कितने हैं और E में कितने हैं, ये समझ गए। और बोला कि A, B, C में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अनुपात, किसमें बोला A, B, C, तीनों जोड़ दोगे, पुरुष को महिला को जोड़ के उसको बाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/11। इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, जोड़ना है सिर्फ। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप उसको पॉज करके बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, समान वस्तु पर ट्रेडर A 25 पर एकल छूट देता है और ट्रेडर B 20% 5% छूट देता है। यदि A द्वारा दी गई छूट B द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अब समझिए मेरी बात, अगर मान लो 100 रुपए रखते हैं तो A 25% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा वो, 75 में। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। लेकिन B बताओ, B कितना में बेचेगा, क्योंकि B जो है लगातार 2 छूट दे रहा है, 20% और 5%, तो 100 इंटू 20% का छूट मतलब कितना हो जाएगा, 80/100 इंटू 5% का कितना हो जाएगा, 95/100। कोई प्रॉब्लम, ये इससे गया 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से 19, 19 चौक 76। अब देखो आगे बोला, यदि A द्वारा दी गई छूट B द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, यदि A द्वारा दी गई छूट, एक मिनट, A इतना पर छूट देता है 75, B द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो मतलब कहना है कि ये जो 75 है और 76, इस दोनों के बीच का गैप आपके हिसाब से कितना आ रहा है, 1, और इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 320। तो बताओ 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ये 100 को मान के ले चले थे, तो 1 का वैल्यू 320, तो 320 पे 2 जीरो और बैठ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 32,000। यहां लग रहा है गलती किया है इसने, तरह दी गई छूट से, अच्छा छूट से अधिक है, तो ये छूट के बाद का आया है ना, क्रय विक्रय मूल्य, सही है। चलिए आप समझ गए ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है आपको कि A प्लस B के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या इतना 11 से विभाजित हो जाए, 11 से ये क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। क्लियर। अब देखो 11 से विभाज्य होने का क्या तरीका है बताओ, ठीक है 11 से बोल रहा है ना, तो आप देखो ध्यान से, 4 A 0 6 7 और B, ध्यान से देखना, तो एक छोड़ के एक लेंगे इसको और ये, तो कितना 7 4 11, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब A 6 और B मतलब A प्लस B प्लस 6, सही है ना। देखो ये तो 11 खुद था, इसको हटा ही दो,
देखो आप क्या करते हैं कि दोनों को डिफरेंस लेते हैं, समझ गए। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए, ये भी 11 होना चाहिए। देखो दो चीज हम बताते हैं, या तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या दोनों का सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं, या तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए, समझ गए। तो अब मैं कह रहा हूं आपको, अब बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी को क्या लें, या तो डिफरेंस ही कर लेते हैं, हटाओ इसको, तो इस इतना माइनस कर लो, तो 11 में से जाएगा तो क्या बचा, 11 में से 6 गया 5, माइनस में a प्लस बी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जब करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी क्या ले ले जो ये 0 से डिविजिबल, सॉरी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप जान रहे हो 5 पॉसिबल होगा, ठीक है। और क्या लूं 5 के बाद बताओ, तो यहाँ बताओ कि 16 अगर लेंगे तो 5 माइनस 16, ठीक है। तो 5 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये एक बार देखो, एक मिनट रुको रुको हम बताते हैं। जब इसको इसमें डिवाइड घटाए हैं तो a प्लस बी 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 11 डिविजिबल होता है, तो 5 एक ऑप्शन हो गया। अब इसको इसमें घटाओ, जब घटाओगे तो कहोगे सर a प्लस बी माइनस 5 आता है। अब बताओ a प्लस बी को क्या लें जिसमें घटाने के बाद वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे सर 16। अरे इसमें से इसको घटाएंगे और एक बार इसमें से इसको घटा लेंगे, तो अब a प्लस बी माइनस 5 बन गया, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो 16 में से 5 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो एक और आंसर कौन सा हो जाएगा 16, तो 16 5 21, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 21। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्या बोल रहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर ABC इस प्रकार स्थित है कि एंगल BOC 84 डिग्री, यदि D को AC तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, BDC बता दिया और एंगल ABD का पूछ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखना ध्यान से। पहले फिगर बनाते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ABC, यहाँ A रख लो, यहाँ B और यहाँ C, ये B और ये C, क्लियर, ठीक। देखो क्या कह रहा है कि BOC 84 डिग्री, लेकिन बोल रहा है कि यदि बिंदु D तक AC को बढ़ाया जाता है, अब AC को बढ़ा दीजिए बिंदु D तक, समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ओ रहा होगा, ठीक है। अब BOC बता दिया 84 डिग्री, ज्यादा हो जा रहा है ना, एक मिनट, फिगर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं फिगर ठीक से कर देता हूं आपको, ठीक है। देखिए A यहां रखे, B यहां रख दो और C यहां रख दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे AC को बढ़ाया गया, बढ़ा दिए, और BOC आपको पता है ये 84 डिग्री, अब सही लग रहा है, 84 डिग्री के बराबर भी लग रहा है, ये बढ़ा दिए, ठीक है। इसको कहां तक बढ़ाया गया, D तक। अब आगे क्या बोला है, बोल रहा है कि BDC बराबर 40 डिग्री है। देखो BDC ये आपको बोल दिया कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, समझ गए। तो आपको पूछ रहा है ABD का मान बताए क्या होगा, ABD कहाँ है, ABD, तो आपको पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, ये वाला मान कितना होगा, समझ गए। अब देखो कैसे बनेगा, आपको क्या ये पता है, देखो ध्यान से, क्या आपको पता है यहाँ जो एंगल होता है, यहाँ के एंगल अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, या बोलेंगे जितना एंगल सेंटर बनता है उसका आधा सर्कमफ्रेंस बनता है। यहाँ अगर 84 है तो आप बताओ मुझे ये कितना हो जाएगा, 42 डिग्री, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में 42 ये हो गया, 40 ये होगा, और ये पूरा एंगल है, तो 40 40 80 2 82, 82 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 98 ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि टोटल तीनों का योग कितना होता है 180 के बराबर, इसलिए 98 और जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 180। तो 42 दोनों एंगल को जोड़ हुआ था, तो इसलिए तीसरा एंगल क्या होना चाहिए 98, फिर जाके दोनों मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 ऊपर दिया गया है, सब में कॉमन है, आपको इसका वैल्यू किसके बराबर है ये चारों में से ढूंढना है। देखो अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 और नीचे 2 कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही 5 ऊपर कॉमन लेंगे, जैसे ऊपर 5 कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा A6 माइनस B6 का क्यूब, ठीक है, प्लस B6 माइनस C6 का क्यूब प्लस C6 माइनस A6 का क्यूब, ये बन गया। और नीचे क्या बन जाएगा भैया, ठीक है, नीचे बन जाएगा आपका A क्यूब माइनस B क्यूब का क्यूब प्लस B क्यूब माइनस C क्यूब का क्यूब और प्लस C क्यूब माइनस A क्यूब का क्यूब, ये बन गया।
अब एक चीज ध्यान देना, अब मैं बता रहा हूं, अगर हम एक चीज याद रखना कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, फोटो हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो ये चीज तब लागू होता है जब ये 0 होता है। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। इन सब को मान लो a, b और c। ठीक है, अब बताओ क्या तीनों को जोड़ने के बाद 0 आता है क्या? a6 एक, अब तीनों मतलब a पावर 6 माइनस b के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस c के पावर 6, तीनों जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर होता है। जब तीन टर्म 0 के बराबर होता है तो उसका क्यूब जो होता है वो उसके 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3abc। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? 5 इंटू 3 इंटू abc। a मेरा क्या है? ये है a के पावर 6 माइनस b के पावर 6, b के पावर 6 माइनस c टू द पावर 6, c टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6। यही चीज नीचे भी अप्लाई होता है, देखो ये तीनों को। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस a क्यूब। आ गया? अब लेकिन अभी तक तो आंसर आया नहीं है। अब देखो कैसे आएगा। 5/2, 3 से 3 कट गया, आपका आ गया 5/2। ये तो आ गया। अब देखो इसको सिर्फ सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखना, यहाँ पे क्या दिया गया है कि a के पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 है। क्या इसको लिख सकते हैं? a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। तो आप बोलोगे हाँ सर ये लिख सकते हैं। अब बताओ क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो गया? तो बोलोगे हाँ सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना? तो अब इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ? a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे? तो b क्यूब प्लस c क्यूब इंटू b क्यूब माइनस c क्यूब। इसको क्या लिखेंगे फिर इसको? तो c क्यूब प्लस a क्यूब और c क्यूब माइनस a क्यूब बाई नीचे क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस a क्यूब। अब मुझे बताओ यहाँ ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप बोलोगे सर ये इससे और ये इससे। अब यही आंसर आ गया कि नहीं? 5/2 और सब प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। समझ गए ना? तो इसको मैं आज पूरी तरह से तोड़ के बता दिया कैसे कैसे उसे करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका क्या है? सरलीकरण है, आप इसको तो कर लोगे। देखो माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, बस इसका ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑफ में पहले इसको काम करेंगे फिर यहाँ करेंगे। तो 7/12 इंटू 10 इंटू 3/2 माइनस, तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 3/2। यहाँ भी क्या होगा? भाग है, तो पहले ऑफ वाला काम करेंगे फिर इसको। 3 से 3 कर 2 दूना 4, तो प्लस 5/8 इंटू 2 हो जाएगा, भाग में है इसलिए 2 चौके 8। यहाँ देखो 2 पचे 10, 3 चौक 12, तो 7 पचे 35/4 प्लस 5/4 माइनस 3/2। तो देखो 35 5 40, 35 और 5 40/4, तो 10 माइनस 3/2, 10 गुना, सही है ना? ठीक है, तो 10 गुना 20 में से 3 गया, 10 गुना 20 में से 3 गया, 17/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 1/2 ही आएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 कर लिए है ना? हाँ 22 हो गया। 23वां देखते हैं। आपको क्या लड़के लड़कियों का आपको बोल दिया कितने इतने हैं। तो बोल रहा है वर्ष 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, वर्ष 2000 नामांकित लड़के, ठीक है, तो लड़के कौन कौन से? 42 और 32 कुल संख्या। तो 4 4 8 3 11, तो 116 हो गए। वर्ष 2000 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पूछ रहे हो। 2020 में 43, 30 और 41, तो 3 1 4 और 4 3 7 4 11। इसको जब सॉल्व करोगे 2 से भाग दोगे तो यही आ जाएगा 58/57।
चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए आपको क्या ये यहाँ नहीं लग रहा है आपको कुछ 2x का क्यूब है और ये y का क्यूब है और माइनस में, इसको क्या करते हैं 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। देखो होगा कि नहीं, इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे फिर से अरेंज करके तो 2x माइनस वाई बराबर -1 होगा कि नहीं होगा, इसलिए लिखे क्योंकि क्यूब दिया हुआ था, जो दिया हुआ था उसको एक साइड कर लिया। अब क्या कर दो, इधर क्यूब कर दो और इसका क्यूब कर दो। इधर क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू क्या होता है 2x a माइनस बी होता है, आपको पता है ना, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से क्या आ गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था बताओ, -1 था कि नहीं था, था ना, यहाँ -1 तो माइनस माइनस +1, तो 3 दूना 6xy बराबर क्या हो जाएगा -1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा -1। यही तो पूछा है, देखो यहाँ है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल ही, आपको बस फॉर्मूला में वैल्यू का पुटिंग आना चाहिए, बस आप कर लोगे। तो इसको छोड़ दें या रहने दें, मतलब छोड़ दें या बना दें, दोनों बात एक ही जैसा बोल दिए। ठीक है, sec 60 देखते हैं। sec 60 मतलब क्या होता है 1 by cos 60 मतलब tan 30, 2 दूना 4 हो जाएगा। sec 60 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। cos 45 कितना होता है 1 by √2, 1 by √2 का स्क्वायर 1 by 2 प्लस cosec 1 मतलब cosec 30 कितना होता है 1 by sin 30, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर cosec 30 sec 60 के बराबर होता है, ये भी 2 होता है और ये हो जाएगा 4। नीचे देखो, ठीक है, cot 30 डिग्री ये होता है √3 और sec तो होता है sec 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 माइनस cosec 30 यही था ना, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 45 1 हो जाएगा। अब इसको 2 दूना 4, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 बटे, बताओ यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ √3 माइनस 2, तो 2 तिया 6। आप इसको सॉल्व करो क्योंकि आपको चाहिए इसमें, तो अब इसको एक काम करें √3 प्लस 2 और ऊपर भी √3 प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 3 √3 प्लस 2 और नीचे देखिए √3 माइनस 2 √3 प्लस 2, तो मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4 तो -1, तो -1 ऊपर जाके माइनस बन जाएगा -3 इंटू 2 प्लस √3, यही आपका आंसर होगा। समझ गए ना, तो ये था हमारा 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब सिर्फ लास्ट शिफ्ट बचा है 24 अगस्त का शिफ्ट 3। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा टोटल जो है एसएससी का सीजीएल का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, शुक्रिया। जो भी लोग नए हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।